चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 61। सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र क्या है ना? सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र क्या है? चार ऑप्शंस जो है दिए गए हैं, स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो सोडियम जिंकेट का जो रासायनिक सूत्र होता है Na2ZnO2 होता है ना। याद रखेंगे, सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र Na2ZnO2 होता है, यानी सोडियम के दो मॉलिक्यूल, जिंक के एक मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल। ये जो है फॉर्मूला होता है सोडियम जिंकेट का। अगला प्रश्न क्या है? चूना जल में CO2 प्रवाहित करने पर श्वेत अवक्षेप बनता है। यह श्वेत अवक्षेप है। देखिए, श्वेत का मतलब क्या होता है? श्वेत का मतलब होता है व्हाइट, है ना, सफेद। तो चूना जल में जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित किया जाता है तो उसमें श्वेत अवक्षेप बनता है। अवक्षेप कहने का मतलब हो गया प्रेसिपिटेट, पीपीटी जिसे बोला जाता है। तो यह अवक्षेप जो होता है, जो कि सफेद कलर का होता है, कौन सा होता है? चार ऑप्शंस दिए गए हैं। CaHCO3 का होल थ्राइस, CO2, CaCO3 और CaO का अवक्षेप होता है। तो बताइए किसका अवक्षेप होता है? ये कैल्शियम कार्बोनेट का अवक्षेप होता है। क्या याद रखेंगे? चूना जल में जब CO2 प्रवाहित किया जाता है तो श्वेत अवक्षेप यानी सफेद अवक्षेप बनता है, और ये अवक्षेप किसका होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। CaCO3 का अवक्षेप होता है। इस बात को आप याद रखेंगे। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग होता है? एंटीबायोटिक का, एनाल्जेसिक का, एंटासिड का, ऑप्शन डी एंटीसेप्टिक का। तो किसका उपयोग होता है? तो एंटासिड का यूज किया जाता है। किसका किया जाता है? एंटासिड का। एंटा एसिड का यूज किया जाता है अपच के समय। मान के चलिए ये इंसान है, हम लोग खाना खाते हैं, अपच हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है खाने को नहीं पचा पाता, तो हमारे पेट में अपच हो जाता है। अपच वाली जब स्थिति होती है तो उस स्थिति में हमारे पेट में, उदर में जलन, दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। ये जलन और दर्द क्यों होता है? क्योंकि अपच की स्थिति में हमारे बॉडी में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जो मात्रा होती है वो अत्यधिक हो जाती है, जिसकी वजह से जो है जलन और दर्द होने लगता है। तो इसी HCl की जो मात्रा है उसको कम करने के लिए हमें क्या मिलाना पड़ता है, क्या खाना पड़ता है? एंटा एसिड खाना पड़ता है। और ये एंटा एसिड किस नेचर का होता है? क्षार नेचर का होता है। क्या होता है? क्षार नेचर का होता है। और जब आप एक अभिक्रिया पढ़े होंगे कि जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करता है तो उदासीन अभिक्रिया कहलाता है। तो जब एंटा एसिड खाते हैं अपच वाले स्थिति में, ये क्षार जो है धीरे धीरे अम्ल जो है HCl की मात्रा को कम कर देता है, और जैसे जैसे HCl की मात्रा हमारे पेट में कम होती जाती है अपच वाली स्थिति में, उस टाइम जलन और दर्द भी धीरे धीरे कम हो जाता है। तो उदासीन अभिक्रिया जो है इस प्रोसेस में होता है, उदासीन अभिक्रिया, जिसमें अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करते हैं और अम्ल की जो प्रबलता होती है, अम्ल का जो मात्रा होता है उसको कम करता है, उदासीन करने का काम करता है। इसी अभिक्रिया को उदासीन अभिक्रिया कहा जाता है। अगला है, इनमें से कौन दुर्बल अम्ल है? दुर्बल अम्ल, अम्ल जो होता है दो तरीके के, मतलब एक होता है ना प्रबल और दुर्बल, जैसे ताकतवर और कमजोर। तो प्रबल का मतलब हो गया ताकतवर और दुर्बल का मतलब हो गया कमजोर, है ना। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन दुर्बल अम्ल है। तो एक बात बताए थे आप लोगों को पीएच स्केल में। पीएच स्केल क्या होता है? जहाँ पे 0 से 14 स्केलिंग होती है, जहाँ पे पीएच की वैल्यू किसी भी पदार्थ का 7 से अगर कम हो तो वो क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। और अगर 7 के बराबर हो गया तो उदासीन कहलाएगा, यानी न्यूट्रल पदार्थ कहलाएगा। और वहीं पे पीएच का वैल्यू अगर 7 से अधिक होगा तो जो है बेस कहलाएगा, यानी क्षार कहलाएगा। उस पदार्थ की जो प्रकृति होगी क्षार होगी। तो पीएच का मान जैसे जैसे कम होगा उसकी प्रबलता क्या होगी? बढ़ती जाएगी। पीएच का मान अगर 7 से कम होगा तो क्या होगा? अम्ल होगा। लेकिन 7 से कम जैसे जैसे होता जाएगा तो उस पदार्थ की जो अम्ल की प्रबलता होगी वो बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पे कौन दुर्बल अम्ल है? तो दुर्बल अम्ल यानी जिसका पीएच का वैल्यू लगभग 7 के बराबर होगा, ठीक है, वही क्या कहलाएगा? दुर्बल अम्ल कहलाएगा। तो बताइए इसमें से जो है पीएच का वैल्यू लगभग 7 के आसपास किसका होता है? HCl का, HNO3 का,
ऑप्शन सी H2SO4 या फिर ऑप्शन डी CH3COOH। तो ऑप्शन डी CH3COOH ये जो है आपका वीक एसिड है। क्या है? याद रखेंगे, ये जो है वीक एसिड है। बाकी ये तीनों HCl, HNO3 और H2SO4 ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, जिसे परबल अम्ल कहा जाता है। इसकी जो पीएच का मान होता है 7 से बहुत कम होता है। और CH3COH की बात करें तो ये दुर्बल अम्ल होता है। अगला है दांतों में क्षय कब प्रारंभ होता है? दांतों में जो है सड़न कब स्टार्ट होता है? तो बताए थे जब पीएच का मान 5.5 से कम हो जाता है तो दांत जो है सड़ना स्टार्ट हो जाता है। मनुष्य का जो दांत होता है उसका जब पीएच का मान 5.5 से कम होता है तो दांत में क्षय होना स्टार्ट हो जाता है, सड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो ऑप्शन सी पीएच मान जब 5.5 से कम हो जाता है तो दंत क्षय स्टार्ट हो जाता है। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्या है? NaOH CaOH का होल थ्राइस के विलयन से विद्युत धारा के प्रवाह से कौन सी आयन मुक्त होती है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? ये जो है आपका बेस है। क्या है? बेस है यानी क्षारक है। और बताए थे क्षारक जब वाटर में मिलाया जाता है, जल में मिलाया जाता है तो कौन सा आयन देता है? OH माइनस आयन देता है। क्षारक जो होता है जल में घुलने पर OH माइनस आयन देता है, और वहीं पे एसिड की बात किया जाए अम्ल की तो ये जल में घुलने पर H प्लस आयन देता है। तो बताइए ये चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए OH माइनस आयन, क्योंकि NaOH और CaOH का होल थ्राइस क्या है? ये जो है बेस है। बेस है और बेस जब जल में घुलता है तो OH माइनस आयन देता है, और एसिड का अगर पूछता है तो एसिड जल में घुलने पर H प्लस आयन प्रोड्यूस करता है। तो फाइनली ऑप्शन ए जो है राइट है। आगे बात करते हैं हम लोग दांत का मसूड़ा जिसे इनमल कहा जाता है, दंतक वल्क किस पदार्थ का बना है जो काफी कठोर होता है? दांत का जो मसूड़ा होता है दंतक वल्क, ये कौन से पदार्थ का बना होता है जो कि काफी हार्ड होता है, कठोर होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का, कॉपर फ्लोराइड का, ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बोनेट का, ऑप्शन डी कैल्शियम कार्बाइड का। तो बताइए दांत का जो मसूड़ा होता है जिसे दंतक वल्क कहा जाता है, दंतक वल्क जो है किस पदार्थ का बना होता है? और ये नेचर में काफी कठोर होता है। ये कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। ऑप्शन ए कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, जिसकी वजह से ये काफी कठोर होता है। अगला प्रश्न है इनमें से सही कथन कौन सा है? सही कथन को आपको सेलेक्ट करना है, चुनना है। अम्ल जल में H प्लस आयन देते हैं, क्षार OH माइनस आयन देते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है। अम्ल जो होता है जल में H प्लस आयन देता है, और वहीं पे क्षार की बात करें तो क्षार जल में घुलने पर OH माइनस आयन देता है। अगला है सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक को आपस में मिलाकर गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक की जब अभिक्रिया करवाई जाती है आपस में तो कौन सा गैस रिलीज होता है, कौन सा गैस निकलता है, ये पूछा जा रहा है। चार ऑप्शंस दिए गए आपके स्क्रीन में, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन और ऑप्शन डी ब्रोमीन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, है ना? हाइड्रोजन गैस क्या होगा? रिलीज होगा। अगला प्रश्न है 70 इनमें से कौन संश्लेषित सूचक है? संश्लेषित सूचक कौन है? मैथिल ऑरेंज, हल्दी, लिटमस पत्र, लाल पत्ता गोभी। तो मैथिल ऑरेंज जो है ये संश्लेषित सूचक है ना। मेथिल ऑरेंज क्या है? संश्लेषित सूचक है। बाकी हल्दी, लिटमस पत्र और लाल पत्ता गोभी ये सारे क्या है? ये सारे प्राकृतिक सूचक हैं। प्राकृतिक सूचक हैं जिसे नेचुरल सूचक कहा जाता है। सूचक भी कितने तरह का होता है? दो तरह का होते हैं। एक होता है नेचुरल जिसे प्राकृतिक सूचक कहा जाता है, और दूसरा होता है आर्टिफिशियल जिसे संश्लेषित सूचक भी कहा जाता है। तो हल्दी, लिटमस पत्र और लाल पत्ता गोभी ये क्या है? ये सारे नेचुरल सूचक है। बाकी मेथिल ऑरेंज की बात किया जाए तो मेथिल ऑरेंज जो है ये आपका एंटी आर्टिफिशियल यानी संश्लेषित सूचक है। इसे लैब में तैयार किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है?
तो कॉपर सल्फेट, सॉरी कैल्शियम सल्फेट और वाटर के हाफ मॉलिक्यूल्स है ना, याद रखेंगे। CaSO4 हाफ H2O जो है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज की बात करें तो यूज बताए कहाँ पे इसका यूज किया जाता है। तो टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है। देखते होंगे किसी का जब पैर हाथ टूटता है तो हड्डी को जोड़ने के लिए वापस जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का लेप चढ़ाया जाता है। खिलौने बनाने में, खिलौने बनाने में, तो ये सारे जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूजेज हैं। तो कभी कभी यूजेज भी पूछे जाते हैं तो याद रखेंगे। अगला है इनमें से किसमें रवा जल होता है। इनमें से किसमें रवा जल होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में रवा जल होता है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस में रवा जल होता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, CaSO4 हाफ H2O। ये जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। अगला है अगर चूना जल में अधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया जाए तो यह किस रंग में बदल जाता है। श्वेत में, पीला में, नीला में, ऑप्शन डी हरा में। तो चूना जल में अगर अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाया जाए, प्रवाहित किया जाए, तो ये किस रंग में चेंज हो जाता है, बदल जाता है। तो सही आंसर क्या होगा इसका। इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन है व्हाइट में हो जाता है। क्या इसमें बदल जाता है, श्वेत कलर में बदल जाता है। जब चूना जल में अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया जाएगा तो इसका जो रंग है बदलकर श्वेत हो जाएगा, यानी सफेद हो जाएगा। अगला प्रश्न है मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार के मंजन का व्यवहार करना चाहिए जिससे कि दंत क्षय को रोका जा सके। हर कोई जो है टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते होंगे सुबह सुबह ब्रश करने के टाइम में। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा टूथपेस्ट इस्तेमाल करें मुंह साफ करने के लिए जिससे जो है दंत क्षय को रोका जा सकता है, उसको कम किया जा सकता है। अम्लीय दंत मंजन, उदासीन दंत मंजन, ऑप्शन सी क्षारीय दंत मंजन, ऑप्शन डी इनमें से सभी दंत मंजन। तो एक बात अभी बताए थोड़ा देर पहले कि दांत का जो सड़ना स्टार्ट होता है जब उसका पीएच का मान 5 पॉइंट से कम हो जाता है। जब दांत जो होता है उसका पीएच का मान 5.5 से कम हो जाता है तो दांत सड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो बताइए आप, यहाँ से आप लोगों को क्लू मिल गया, तो इसका आंसर आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं कि किसका इस्तेमाल जो है करना होगा दांतों को बचाने के लिए। तो क्षारीय दांत मंजन। अगर हम अम्लीय दांत मंजन का इस्तेमाल करेंगे तो दांत जो है और सड़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए जो है क्षारीय दंत मंजन का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि दंत क्षय को कम किया जा सके, रोका जा सके, है ना। अगला है नेटल के पौधे के छू जाने पर डंक जैसा महसूस होता है जिसका इलाज किया जाता है। नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये भी पूछा जाता है, तो याद रखेंगे मेथेनाइक अम्ल। चींटी का डंक हो गया या फिर नेटल का डंक की बात किया जाए, इसमें मेथेनाइक अम्ल पाया जाता है। मेथेनाइक अम्ल पाया जाता है। तो नेटल के पौधे को छूने पर जो है डंक जैसा महसूस होता है जिसका इलाज किससे किया जाता है। लहसुन के पत्ती से, गेंदा के फूल के पत्ती से, डाक के पौधे के पत्ती से, ऑप्शन डी नीम के पत्ती से। तो नीम के पत्ती से नहीं किया जाता है, डाक पौधे के पत्ती से। डाक के पौधे के पत्ती से जो है इसका इलाज किया जाता है क्योंकि डाक पौधे की जो पत्ती होती है ये क्षारीय नेचर की होती है। क्या होती है, क्षारीय नेचर की होती है, क्षारीय प्रकृति की होती है। तो नेटल के पौधा जब छूते हैं तो डंक लगता है, तो उसमें मेथेनोइक अम्ल होने की वजह से हमें जलन महसूस होने लगता है। तो उस मेथेनोइक अम्ल की प्रभाव को, मात्रा को कम करने के लिए जो है डाक पौधे की पत्ती इस्तेमाल करते हैं ताकि जो है मेथेनोइक अम्ल के साथ अभिक्रिया करें और जो मेथेनोइक अम्ल है उसके प्रभाव को कम कर सकें। अगला है अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल कौन से हैं। जो जितना ज्यादा प्रबल अम्ल होगा वो उतना ही H+ आयन देगा। मतलब प्रबल कहने का मतलब है कि जो जितना ताकतवर अम्ल होगा और
कौन अत्यधिक ताकतवर अम्ल होगा? जिसका पीएच का मान जितना कम होगा, पीएच का मान 7 से जितना कम होगा, उसकी प्रबलता धीरे-धीरे बढ़ती जाएगी, क्योंकि पीएच का जो वैल्यू होता है प्रबलता से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जिस पदार्थ का पीएच का मान जितना घटेगा, उसकी प्रबलता जो है उस पदार्थ का यानी उस अम्ल का प्रबलता बढ़ता जाएगा, और जो जितना प्रबल अम्ल होगा उतना ज्यादा H प्लस आयन देगा। तो याद रखें, इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अधिक संख्या में H प्लस आयन उत्पन्न करने वाले जो अम्ल होते हैं वो प्रबल अम्ल होते हैं, उसी को प्रबल अम्ल कहते हैं। धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है? धात्विक ऑक्साइड का जो अम्ल होता है, सॉरी जो नेचर होता है वो किस प्रकार का होता है? तो धात्विक का जो ऑक्साइड होता है वो क्षारीय नेचर का होता है, क्षारीय ऑक्साइड होता है। यहीं पे पूछा जाता है अगर अधातु, ठीक है, अगर अधातु पूछा जाता है, अधातु के ऑक्साइड का जो नेचर होता है, प्रवृत्ति होता है, वो कैसा होता है? तो ये जो होता है अम्लीय प्रवृत्ति की होती है, अम्लीय ऑक्साइड होती है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया था धात्विक ऑक्साइड का। धात्विक ऑक्साइड की जो होती है वो क्या होता है? क्षारीय ऑक्साइड की प्रवृत्ति होती है, क्षारीय नेचर की होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला है किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है, जिसे क्या कहा जाता है? तो पीएच स्केल कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन यानी पीएच स्केल से किसी भी पदार्थ की जो है H प्लस आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है, सांद्रता है, वही ज्ञात किया जाता है। याद रखेंगे, पीएच स्केल से क्या मेजर किया जाता है? किसी भी पदार्थ में H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन यानी उसकी सांद्रता कितनी है, यही डिसाइड किया जाता है, मेजर किया जाता है। इसी से जो है पता लगाया जाता है कि किसी भी पदार्थ के जो प्रकृति है वो अम्लीय है या फिर क्षारीय है, फिर यह पदार्थ उदासीन है। अगर पीएच का वैल्यू 7 से कम हुआ तो वो एसिड हो जाएगा, और अगर पीएच की वैल्यू जो है 7 के बराबर हो गया तो न्यूट्रल पदार्थ हो जाएगा। और वहीं पे अगर पीएच का जो वैल्यू है यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन की वैल्यू 7 से अधिक होगी तो जो है बेस नेचर यानी वो पदार्थ क्षारीय पदार्थ कहलाएगा। तो ये थी कहानी। अब आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पर, किस पे? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पर जब HCl से अभिक्रिया करवाया जाता है तो कौन सी गैस मुक्त होती है, कौन सी गैस रिलीज होती है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और HCl के साथ क्या किया जा रहा है? अभिक्रिया करवाया जा रहा है। तो बताइए कौन सा गैस बनेगा, कौन सा गैस रिलीज होगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, है ना? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगा, रिलीज होगा। प्रश्न संख्या 80, कोई बिलियन अंडे के पीसे कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है। देखिए, कोई एक बिलियन है, ठीक है, क्या है? कोई बिलियन है, सॉल्यूशन है, और किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है? अंडे के पीसे हुए कवच, जो अंडे के जो कवच होते हैं, जैसे आप लोगों ने अंडा तो हर कोई खाता है, देखे होंगे। तो अंडा का जो ऊपर वाला व्हाइट कवच होता है, जो सफेद कवच होता है, उसको अगर पाउडर फॉर्म में बनाया जाए पीस करके, और उसी को एक बिलियन के साथ क्या किया जाए? अभिक्रिया करवाया जाए, तो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। चूने को पानी को क्या कर देता है? दूधिया कर देता है। तो इस बिलियन में क्या है? सोडियम क्लोराइड है, HCl है, लिथियम क्लोराइड है, या फिर पोटेशियम क्लोराइड है? तो इसका जो है क्या आंसर होगा? तो HCl है। क्या होगा? HCl है। जब कोई बिलियन पे सॉल्यूशन पे अंडे का कवच, ठीक है, एग का जो कवर है, उसके साथ अभिक्रिया करवाया जाता है तो एक गैस उत्पन्न होता है। क्या निकलता है? एक गैस उत्पन्न होता है, और ये गैस जो है चूने के पानी को सफेद कर देता है। ये जो गैस निकला, ये गैस चूने वाले जो पानी होता है, चूने का जो पानी होता है, उसको क्या कर देता है? व्हाइट कर देता है। तो ये किसके वजह से होता है? किसके उपस्थिति में, किसके प्रेजेंस की वजह से होता है? तो ये HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति की वजह से चूने के पानी का जो कलर होता है वो दुधिया हो जाता है। अगला है अम्ल और भस्म पदार्थ हैं। अम्ल और भस्म पदार्थ
क्या है? तो ऑप्शन है विपरीत गुण वाले होते हैं। अम्ल और भस्म पदार्थ जो है दोनों के जो प्रॉपर्टीज होते हैं, गुण होते हैं, वो बिल्कुल एक दूसरे से अलग होते हैं, विपरीत होते हैं। तो कह सकते हैं अम्ल और भस्म पदार्थ जो है एक दूसरे के विपरीत गुण वाले पदार्थ हैं। अगला है प्रश्न नंबर 82। वे सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जो जल में घुलकर किसी प्रकार के आयन देते हैं। वे सभी पदार्थ जो है भस्म कहे जाएंगे जो जल में घुलने पर कौन सा आयन देंगे? तो OH माइनस आयन देंगे। वे सभी पदार्थ भस्म कहलाएंगे जो जल में घुलने पर क्या देंगे? OH माइनस आयन देंगे। तो सारे पदार्थ क्या कहलाएंगे? भस्म पदार्थ कहलाएंगे। अगला है जिस भस्म के अणु जल में पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं वह कहे जाते हैं। जिस भस्म के अणु जल में पूरी तरीके से आयनित होकर हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं, देते हैं, तो वह क्या कहे जाते हैं? तो वो परबल भस्म कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? परबल भस्म यानी स्ट्रोंग क्षार कहे जाते हैं। अगला है इनमें कौन क्षारीय पदार्थ है? चीनी, दूध, चूना और दही। तो बताइए इनमें कौन बेस नेचर का है, क्षारीय पदार्थ है? चीनी? चीनी तो नहीं है। दूध? दूध तो एसिडिक नेचर का होता है क्योंकि इसमें दूध और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। दही में तो बता दिए लैक्टिक एसिड पाया जाता है, तो ये भी एसिड नेचर का होता है। चूना जो होता है ये बेस नेचर का होता है, क्षार नेचर का होता है ना। अगला है क्या सभी क्षारक क्षार हो सकते हैं? तो बताइए कि कौन सा क्षारक क्षार होगा? क्या सभी क्षारक क्षार हो सकते हैं? तो बताइए कि कौन सा क्षारक क्षार होगा? तो जल में घुलने वाले जो क्षारक होते हैं, घुलनशील क्षारक जो होते हैं, वही क्षार कहलाते हैं। याद रखेंगे जल में जो घुलने वाले घुलनशील क्षारक है और जल में घुलने पर OH माइनस आयन देते हैं, वही क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। आगे है सांद्र अम्ल या क्षारक को जल के साथ अभिक्रिया यानी मिश्रित करने पर किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? सांद्र अम्ल यानी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड या क्षारक को एसिड या फिर बेस को जब जल के साथ मिलाया जाता है यानी वाटर H2O के साथ मिलाया जाता है तो किस प्रकार की जो है अभिक्रिया होती है? ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, अवक्षेपन, ऑप्शन डी अपचयन। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। क्यों? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। एसिड को या फिर बेस को जब जल के साथ मिलाया जाता है तो एक प्रक्रिया होती है, अभिक्रिया होती है, और वो कौन सी अभिक्रिया होती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। किसमें? क्योंकि इसमें हीट रिलीज होती है। देखते होंगे हीट क्या होती है? रिलीज होती है। और जिस अभिक्रिया में हीट एनर्जी प्राप्त हो, रिलीज हो, वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। अगला है कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाते हैं। क्या पूछा जा रहा है? कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाते हैं। ऐसे पदार्थ को किस प्रकार का सूचक कहा जा सकता है? प्राकृतिक सूचक, गंधीय सूचक, संश्लेषित सूचक और सामान्य सूचक। तो गंधीय सूचक। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाते हैं। अम्ल में कुछ और क्षारीय माध्यम में जब डालते हैं तो उसका गंध बदल जाता है। तो ऐसे पदार्थों को जो है गंधीय सूचक कहा जाता है, जो अलग अलग माध्यम में अलग अलग जैसे अम्ल और क्षारक सॉल्यूशन में जब डिप करेंगे तो चेंज हो जाता है इसका गंध। तो ऐसे पदार्थ को गंधीय सूचक कहा जाता है। अगला है धातुओं के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट पर अम्ल की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? धातुओं के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट पर अम्ल की अभिक्रिया से जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है।
याद रखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। धातु को जब, यानी मेटल को कार्बोनेट के साथ या फिर बाइकार्बोनेट के साथ जब अभिक्रिया करवाया जाता है तो कौन सा गैस निकलता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। अगला है, गंधीय सूचक से गंध परिवर्तन द्वारा किन किन पदार्थों की उपस्थिति दर्शाई जा सकती है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, इनमें से सभी। सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम बाइकार्बोनेट पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस मुक्त होती है? सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट पर HCl के साथ जब अभिक्रिया करवाई जाती है तो कौन सा गैस रिलीज होती है, निकलती है? तो बताइए कौन सा गैस रिलीज होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। जब कोई भी धातु अम्ल या क्षारक सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ जब अभिक्रिया करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। अगला प्रश्न है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ जिंक को मिलाकर गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में जिंक के साथ जब अभिक्रिया करवाया जाता है तो कौन सा गैस निकलती है, रिलीज होती है? तो ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस निकलती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक के साथ अभिक्रिया करवाने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है? हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है? प्राकृतिक, संश्लेषित सूचक, प्राकृतिक एवं संश्लेषित सूचक। ऑप्शन डी, इनमें से सभी उत्तर सही है। तो प्राकृतिक सूचक है। हल्दी, लिटमस, ये सारे क्या है? ये सारे नेचुरल सूचक हैं। अगला है, खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, ऐसा क्यों किया जाता है? खाने वाले जो पदार्थ होते हैं और उसके डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का कोट किया जाता है, टीन का लेप चढ़ाया जाता है, तो ऐसा क्यों किया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो बताइए कौन सा राइट आंसर होगा? क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसीलिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। टीन की अपेक्षा जिंक जो होता है अधिक अभिक्रियाशील होता है। ठीक है, अभिक्रियाशील के बात अगर कहा जाए तो जिंक जो है अधिक अभिक्रियाशील है टीन के कंपेयर में। इसीलिए खाने वाले जो पदार्थ होते हैं उसके डिब्बे में जिंक के बजाय टीन का इस्तेमाल किया जाता है, टीन का जो लेप होता है वो चढ़ाया जाता है, ना कि जिंक का। अगला है, अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसिडस से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? जो अम्ल हम लोग पढ़ रहे हैं, अम्ल शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन शब्द एसिडस से हुई है। किससे हुई है? एसिडस से हुई है। और एसिडस का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? मीठा, कसैला, खट्टा। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी खट्टा होता है। अम्ल शब्द की जो उत्पत्ति हुई है लैटिन शब्द एसिडस से हुई है और जिसका अर्थ क्या होता है? खट्टा होता है। इसीलिए अम्ल की जो प्रवृत्ति होती है, नेचर होता है, वो खट्टा होता है। हल्दी का रस घरेलू सूचक है जिसका रंग पीला होता है। इस सूचक से किस विलयन की पहचान की जा सकती है? अम्लीय, उदासीन, क्षारीय, इनमें से कोई नहीं। तो क्षारीय। अगला है, चुकंदर का रस बैंगनी रंग का घरेलू सूचक है। क्षारीय विलयन में इसका रंग कैसा होता है? चुकंदर सभी लोग खाते होंगे। चुकंदर जो होता है आयरन का सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है, स्रोत माना जाता है। जिस व्यक्ति में आयरन की कमी है वो व्यक्ति को जो है चुकंदर का जूस पीना चाहिए, क्योंकि चुकंदर में आयरन की मात्रा काफी अधिक होती है। तो चुकंदर का रस बैंगनी रंग का घरेलू सूचक है। क्षारीय विलयन में इसका रंग कैसा होता है? क्षारीय विलयन में जो है चुकंदर का रस
जो कि बैंगनी रंग का होता है, जिसका क्षारीय विलयन में कैसा रंग होगा? लाल, पीला, रंग नारंगी और नीला। तो राइट आंसर होगा पीला। चुकंदर का रस जो है, अगर इसको क्षारीय विलयन में डाला जाएगा तो उसका जो रंग होगा कैसा होगा? पीला होगा। इनमें कौन उदासीन पदार्थ है? उदासीन पदार्थ कौन है? टमाटर का रस तो क्या होता है? इसमें ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। टमाटर का रस में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, तो ये भी एसिड है, ये तो उदासीन नहीं है। इसकी पीएच की वैल्यू कितनी होती है? 7 से कम होती है। सिरका, ये भी एसिड होता है। ठीक है। टूथपेस्ट जो होता है क्षार पदार्थ का होता है, क्षारीय होता है। और ये दंत क्षय होने से हमें क्या होता है? बचाता है, क्योंकि दंत क्षय कब होता है? जब उसका पीएच का मान 5.5 से कम होता है, तो दांत सड़ना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि क्षारीय टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए मुंह धोने के टाइम, क्योंकि इससे दांत क्षय को रोका जा सकता है या कम किया जा सकता है। बाकी एक ऑप्शन बचा चीनी, तो ये चीनी ही जो है उदासीन पदार्थ है। क्या? न्यूट्रल पदार्थ है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए, न्यूट्रल पदार्थ कौन है? चीनी। इनमें से कौन गंधीय सूचक है? गंधीय सूचक क्या कहा जाता है? गंधीय सूचक वैसे सूचक होते हैं जिसका गंध अम्ल वाले सॉल्यूशन में डालने पे कुछ और होता है। जैसे मान के चलिए एक प्याज है, ठीक है, क्या है? प्याज है। प्याज को अगर एसिड में डाला जाए तो इसका गंध जो होगा कुछ और होगा। अगर यही प्याज को बेस वाले सॉल्यूशन में यानी क्षार वाला सॉल्यूशन में डाला जाए तो इस प्याज का जो होगा गंध चेंज हो जाएगा। तो वैसे पदार्थ जो अलग माध्यम में, अलग मीडियम में अलग गंध बताता हो, ठीक है, यानी अम्ल में कुछ और गंध देता हो और क्षार के सॉल्यूशन में कुछ अलग गंध देता हो, तो वैसे सूचक को जो है गंधीय सूचक कहा जाता है। तो बताइए इनमें कौन गंधीय सूचक है? तो प्याज भी गंधीय सूचक है, लौंग का तेल भी गंधीय सूचक है, और वेनिला, ये तीनों जो है गंधीय सूचक है, क्योंकि इसको जब एसिड में डाला जाएगा तो कुछ दूसरा गंध होगा, और इसको अगर बेस में डाला जाए तो गंध जो होगा चेंज हो जाता है। तो ये सारे क्या है? गंधीय सूचक है। इसीलिए ऑप्शन डी इनमें से सभी राइट आंसर होगा, क्योंकि ऊपर के सारे गंधीय सूचक हैं। अगला है कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालकर बीकर को धीरे धीरे हिलाया जाता है, कॉपर ऑक्साइड नीले हरित रंग का हो जाता है। यह किस यौगिक लवण के बनने से हुआ? जैसे देखो कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड में जब HCl को डाला जाए, और ये क्या हो गया? सॉल्यूशन, मतलब कि ये कोई कंटेनर है, ठीक है, कोई कंटेनर है, इसमें कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को डाल दिए, ऐड किए, और इस सॉल्यूशन को धीरे धीरे क्या करेंगे? सेक करेंगे, यानी हिलाएंगे। तो हिलाने पर कॉपर ऑक्साइड नीले हरित रंग का हो जाता है। नीचे जो होता है कॉपर ऑक्साइड जो है नीले हरित रंग का हो जाता है। तो ये किस यौगिक लवण के बनने से हुआ? बताइए, चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऑप्शन बी कॉपर क्लोराइड, ऑप्शन बी CuCl2 के वजह से जो है कॉपर ऑक्साइड नीले हरित रंग का हो जाता है। इनमें से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? क्लोरीन, SO2, CO2, ऑप्शन डी O2। तो सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। चूने को पानी को दूधिया कौन करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। चूने के पानी में जब कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया जाता है, ऐड किया जाता है, तो उसका जो कलर हो जाता है वो दूधिया हो जाता है, यानी व्हाइट कलर हो जाता है। नींबू में किस प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं? तो नींबू में जो है सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं, साइट्रिक अम्ल। लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, इन सारे पदार्थों में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इनमें से कौन अकार्बनिक अम्ल है? तो H2SO4 भी अकार्बनिक अम्ल है।
HCl भी अकार्बनिक अम्ल है और H2O3 भी क्या है, अकार्बनिक अम्ल है। तो इनमें से सभी ऊपर के सभी जो है अकार्बनिक अम्ल है, ऑप्शन डी। टार्टरिक अम्ल किस प्रकार का अम्ल है, कार्बनिक, अकार्बनिक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है, इमली में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। तो टार्टरिक अम्ल किस प्रकार का अम्ल है, कार्बनिक या फिर अकार्बनिक, तो कार्बनिक अम्ल होता है। टार्टरिक अम्ल जो होता है कार्बनिक अम्ल होते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन के मॉलिक्यूल्स होते हैं।